नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे में हम उन मैनेजमेंट को शो में शामिल करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उन कंपनियों के बारे में नतीजों पर और पूरा 360 डिग्री व्यू लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि आगे की उनके एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जिससे कि आप सभी को उसमें निवेश करने में आसानी हो और छोटी छोटी बारीकियां कंपनी को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। आज मंथली एक्सपायरी है अक्टूबर सीरीज की और उसके पहले देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली हावी है और मार्केट की चाल को देखकर लग रहा है कि आज जो क्लोजिंग होगी, एक्सपायरी होगी, वो 18,100 के भी नीचे देखने को मिल सकती है। इस वक्त देखिए करीब करीब 180 अंकों से ज्यादा टूट चुका है निफ्टी। सेंसेक्स में 570 अंकों से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी अब कमजोरी बढ़ चुकी है, धीरे धीरे 600 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। आज सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स देखिए 4% ऊपर है, इस वक्त 4.5% की मजबूती है इंडिया विक्स में। वहीं सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक आज काफी ज्यादा दबाव बना रहे हैं बाजार में। 3% की कमजोरी इस वक्त निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ रियल्टी, मेटल, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल, ये सब भी स्पेस आज कमजोर हैं। करीब 2% इंडेक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, सभी जितने भी तमाम इंडेक्स हैं। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर। अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में दबाव है। अदानी पोर्ट्स देखिए 6% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है। आईटीसी के ये नतीजे भी कमजोरी आए थे और इसके बाद देखिए 5% की कमजोरी इस वक्त आईटीसी के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोरी के साथ करीब करीब 3 से 5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी पर अगर नजर डालें, निफ्टी पर अगर नजर डालें चढ़ने वाले शेयरों पर, तो इंडसइंड बैंक में आज काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने नतीजे भी घोषित किए, नतीजे काफी अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे और कंपनी के एसेट क्वालिटी में भी अच्छी थे नंबर्स। एनपीए में गिरावट देखने को, इस वजह से देखिए इंडसइंड बैंक का शेयर आज मजबूत। एलएनटी, अल्ट्राटेक, मारुति सुजुकी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस कमजोर बाजार में भी अच्छे मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल, माफ कीजिएगा, गेस्ट को शामिल कर लेते हैं। और आज हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी डालमिया भारत का मैनेजमेंट होगा आज। और हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी और सीईओ महेंद्र सिंह जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। सबसे पहले तो कंपनी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। डालमिया भारत, अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो जय दयाल डालमिया ने 1939 में कंपनी की नींव रखी थी। मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिहाज से देश की चौथी बड़ी सीमेंट कंपनी है डालमिया भारत। करीब 9 राज्यों में और 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी के और देश की कुल सीमेंट क्षमता में कंपनी की 6% हिस्सेदारी भी है। तो ये थी कंपनी के बारे में छोटी सी महेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? महेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। चलिए सर, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में और भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो ये सबसे पहले नतीजों पर बात कर लेते हैं। इस बार के नतीजे कैसे थे? क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर कर रही है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमेंट है, रियल एस्टेट है, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे रिकवरी होना शुरू हुई है। तो जो नतीजे आए हैं इस बार, वो कैसे रहे हैं? हाईलाइट्स क्या थी? और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर भी नंबर्स कैसे थे डालमिया भारत के केस में? हैप्पी आफ्टरनून टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। मुझे बहुत खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमारी टीम ने Q2 जो कि एक टफ क्वार्टर था उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया है
अच्छी परफॉर्मेंस आई है। और इस अच्छी प्रदर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक, कि हमारा जो वॉल्यूम है वो 6% से बढ़ा है, हमारी जो सेल्स रेवेन्यू है वो 11% से बढ़ी है, और उसके साथ में जो इतना कॉस्ट का प्रेशर था रॉ मटेरियल पर भी, स्लैग में भी, और कोल और पेटकोक में भी, उसके बाद में भी हम रीजनेबल उसको कंटेन कर पाए हैं। हम जो डीजल प्राइस के कारण से जितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़नी चाहिए थी, वो हमने दूसरे इनिशिएटिव के कारण से उसको हमने ठीक कर लिया है। हमारा जहाँ मार्केट में, पर्टिकुलरली जहाँ साउथ इंडिया में जहाँ मार्केट ग्रो हो रहा है, सीमेंट की डिमांड ग्रो हो रही है, वहां हमने काम अच्छा कर लिया है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जहां मार्केट ग्रो हो रहा है, वहां हमारा काम अच्छा हुआ है। उसके साथ में हमने इस क्वार्टर में एक अपना जो नया प्लांट था, सीमेंट प्लांट 2.25 मिलियन टन का, उसको कमीशन कर दिया है, कॉमर्शलाइज कर दिया है, और उससे अब हमारी कैपेसिटी बढ़कर 33 मिलियन टन हो गई है। और हम अपने उस राह पे हैं कि हम जब साल खत्म होगा तब मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कॉमर्शलाइजेशन होता है दिसंबर एंड तक हो जाए, तो उसके कारण से हम 36 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने अपने मार्केट की स्थिति में ब्रांड पे काम अच्छा किया है। हमने एक नई सीमेंट बनाई है, पोर्टलैंड कंपोजिट सीमेंट, पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया में, जिससे कि हम उसको भी अब आगे बढ़ा पाए हैं। और हमने जो एक सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहिए था, कि हम सस्टेनेबिलिटी पे एक तो कार्बन फुटप्रिंट्स अपने कैसे कम करें, तो उसमें हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड सीमेंट सेक्टर में वन ऑफ द लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट सीमेंट कंपनी है, विद 492 kg पर टन ऑफ सीमेंट। उसके साथ में एक जो दूसरा सस्टेनेबिलिटी का बड़ा काम हम करते हैं, वो है वाटर पॉजिटिव का, कि हम जितना पानी कंज्यूम करते हैं उसको कितना ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्टिंग करके पूरे समाज के लिए बचा पाए। तो हम 2018 में 5 टाइम्स वाटर पॉजिटिव थे, उसकी जगह अब हम ऑलमोस्ट 13 टाइम्स वाटर पॉजिटिव हो गए हैं। और उसके कारण से हमारे आसपास में जो वाटर लेवल बढ़ा है, किसानों का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बढ़ा है, और हमने टारगेट लिया है कि 2025 तक हम इसको भी 20 टाइम्स वाटर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये सारे काम किए हैं। इसके साथ में हम कैसे हीट कंजम्पशन कम करें, कैसे हम पावर कंजम्पशन कम करें, जिससे कि कॉस्ट पे प्रेशर कम हो। अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ती भी हैं, कॉस्ट बढ़ती भी है, फ्यूल महंगा भी होता है, तो भी हमारे पे उसका इम्पैक्ट कम कैसा है। इसलिए हमारी टीम ने हीट कंजम्पशन है उसके अंदर ऑलमोस्ट 5% की कमी करी है। और सीमेंट में जो पावर लगती है उसको हम एक इतने नीचे के लेवल पे ले आए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पावर कंजम्पशन 62 kWh पर टन ऑफ सीमेंट है, इंडिया नहीं पूरे विश्व में भी शायद वन ऑफ द लोएस्ट होगा। आज हम लोगों ने फाइनेंस साइड पे बड़ा अच्छा काम किया है, और आज हमारा जो नेट डेट टू एबिटा है, जो पहले काफी ज्यादा रहता था, धीरे धीरे हमने उसको कंट्रोल किया, कम लाए, और आज अब निगेटिव स्थिति में आ गया है। उसका मतलब यह है कि आज हमारे पास में इतनी स्थिति है अच्छी है कि हमें अब अपने जो 48.5 मिलियन टन तक कैपेसिटी ले जाने के लिए जो भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, उसमें जब जब जितनी जितनी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, डेट लेने की जरूरत पड़ेगी, वो आसानी से ले पाएंगे एक हमारे कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। हाँ जी, बिल्कुल। सर, आपने काफ़ी डिटेल में समझाया हमें, और लागत के बारे में जो आप बात कर रहे थे, मेरा अगला सवाल उसी को से रिलेटेड था। थोड़ा डिटेल में उसके बारे में भी आपसे समझना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अक्रॉस ग्लोबल की अगर बात करें तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उसका असर तमाम कंपनियों पर और सेक्टर्स पर पड़ा है। आप पर उसका कितना इम्पैक्ट आया, किस तरह से आपने कॉस्ट में कंट्रोल करने की कोशिश की, और आने वाले समय में मार्जिन को लेकर फिर आपका क्या आउटलुक है, कितना असर मार्जिन पे पड़ सकता है, और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप मार्जिन के लिए? तो देखिए, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है पूरे विश्व में और इंडिया में भी, और सीमेंट और दूसरे सेक्टर्स में भी, वो है प्राइजेज ऑफ कोल, प्राइजेज ऑफ पेट्रोलियम कोक, प्राइजेज ऑफ डीजल। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ोतरी हुई है। और अगर इसको हम देखें कि YOY बेसिस पे, तो जिस समय जो पेटकोक है वो $80 से
$110, $120 के बीच में चलता था, वो आज $220, $230, $240 हो गया है, तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस बढ़ गया है। उसी तरह से जो इंडियन कोल था, उसमें भी प्राइसेस बढ़ी है। जब ऑक्शन होती है तब देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें भी प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं। एंड तीसरा जो इम्पोर्टेड कोल था, जो आज ऑस्ट्रेलिया से आता था या इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से या अमेरिका से, तो उसके अंदर भी डबल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो और कुछ हमें लग भी रहा था कि इस तरह का एक सिनेरियो बन सकता है, इसलिए हमने प्रोएक्टिवली हमारी टीम ने काम किया। एक हमने एक अपने पास में इन्वेंट्री अच्छी रखी, जिसके कारण से एटलीस्ट Q2 में हमारे पे उसका इम्पैक्ट कम आया। उसके साथ साथ में हमने जो पेट्रोलियम कोक का जो कंजम्पशन है उसको 70% से कम करके अब 34% पे ले आए, और उसकी जगह हमने थोड़ा इंडियन कोल का कंजम्पशन ज्यादा कर दिया, क्योंकि अब वो सस्ता लग रहा है कंपेटिवली। दूसरा, हमने इंपोर्टेड कोल थोड़ा कंज्यूम किया उस समय जब वो उससे सस्ता था। और तीसरा एक जो नया काम किया वो कि हम एक ऑल्टरनेट फ्यूल को डेवलप किया, जिसको हम अपनी भाषा में ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। और वो ग्रीन फ्यूल है कि जो किसी दूसरी कंपनीज का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या हमारे जो सिटीज हैं उसका म्युनिसिपल वेस्ट है, या हमारे खेती का, जंगलों का जो वेस्ट बायोमास है, उसको हमने यूज करना एक अच्छी तकनीकी बना के उसको चालू किया। तो उसके कारण से उसको हम 12% तक अब तक ले पाए हैं, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि Q2 में कंपेरेटिवली हमारी कॉस्ट कम बढ़ी, और आगे भी हमें लगता है कि इससे हमें काफी फायदा होगा। बट एक जो दूसरे क्षेत्र में कॉस्ट बढ़ रही है वो है पर्टिकुलर ईस्टर्न इंडिया में है, वो है स्लैग प्राइसेस की। तो उस पे भी हम हमारा काम हुआ है अच्छा। इसलिए आप देखेंगे कि Q1 से Q2 में हमारी ओवरऑल जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज हमारी टीम का फोकस पूरा है कि हम कैसे इन सब जो कॉस्ट बढ़ सकती है उसको पहले से कैसे समझ के उस पर कैसे प्रोएक्टिवली काम किया जाए। ओके सर, मार्जिन और टॉप लाइन को सपोर्ट करने के लिए क्या प्राइस हाइक का कुछ निर्णय ले सकते हैं आप, या आने वाले समय में कुछ योजना है कंपनी की प्राइस में बढ़ोतरी करने की? देखिए, प्राइस हाइक का निर्णय तो अल्टीमेटली कंज्यूमर लेता है, पर चूंकि अब जब कंज्यूमर को भी लग गया है कि हाँ, सब सीमेंट कंपनियों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, सब स्टील कंपनियों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, दूसरे सेक्टर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो धीरे धीरे अब प्राइस इंक्रीज हुआ है। और मैं सितंबर तक तो नहीं था, पर अब मैं अक्टूबर की अगर बात करूं तो ईस्टर्न इंडिया में 10 रुपए से लेके 25 रुपए तक की प्राइस में बढ़ोतरी आई है धीरे धीरे। उसी तरह से आज अगर साउथ इंडिया की बात देखें तो मेरे ख्याल से 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी आई होगी। आज नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में वहां भी 20 से 40 रुपए के आसपास में प्राइजेस की बढ़ोतरी आई है। उसके दो रीजन है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और कंज्यूमर ने उस पर सपोर्ट किया है, और दूसरा ये है कि जो डिमांड है वो अब धीरे धीरे बढ़नी है। और आप देखेंगे कि ये इस साल का नहीं, ज्यादातर सालों का एक ट्रेंड रहता है कि नवंबर में जब से डिमांड बढ़ती है करती है तो एक प्राइस वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर का या उसके पहले का, तो प्राइसेस नॉर्मल नहीं थे। अब सीमेंट के प्राइसेस अब वापस नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ जी। ओके, तो सीमेंट के प्राइस भी आने वाले समय में नॉर्मल होते हुए दिखाएंगे और धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ भी रहे हैं। सर, इकोनॉमी में जो नॉर्मल जो धीरे धीरे अब नॉर्मल कामकाज की तरफ बढ़ रही है, इस चीज़ से जुड़ा मेरा अगला सवाल था, क्योंकि पहले हमने देखा था बीच में जब लॉकडाउन लग गया था और कोरोना काल के समय ही हमने सप्लाई चेन इश्यूज देखे थे सीमेंट कंपनियों के लिए। अभी भी क्या उस फ्रंट पर आपको कुछ कंसर्न नज़र आ रहे हैं, या चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं काफ़ी हद तक सीमेंट कंपनी के लिए? मैं कहूँगा कि हमारी कंपनी के लिए भी और ज़्यादातर कंपनियों के लिए वो अब कंसर्न ब्रॉडली खत्म हो गए हैं। और हमारे लिए एक अच्छी बात थी कि इवन जब ये कोविड का टाइम भी था, लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, उस समय भी हम लोगों ने अपने सप्लाई चेन का मैनेजमेंट अच्छा किया था, उसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, पर फिर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट था। अब सप्लाई चेन ब्रॉडली ठीक हो गया है। और अगर मैं
डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो एक कंसर्न रहता है वो थोड़ा बहुत अभी भी केरला में चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, और अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि अब नॉर्मल है। और इसी को देखते हुए इक्रा ने भी अभी जो अपनी सीमेंट पे रिपोर्ट निकाली है उसमें उन्होंने कहा है कि पूरे साल में सीमेंट की जो डिमांड है वो 12% बढ़नी चाहिए। इसका एक रीजन तो ये भी है कि 12% का कि राष्ट्र का जो बेस है वो लो है, पर और इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, पर उसके साथ साथ में ये है कि 12% ग्रोथ का ऑन ऑल इंडिया बेसिस लगता है। कहीं होता है कि ईस्टर्न इंडिया में कम हो, कहीं होता है कि साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हो, पर ये एक सिचुएशन लग रही है हमें। हाँ जी सर, तो अब डिमांड किस तरफ से या किस सेक्टर से आते हुए दिख रही है आपको ज़्यादा अभी, क्योंकि अब धीरे धीरे इकोनॉमी जब खुल रही है तो कहाँ से डिमांड आपको जनरेट होते हुए दिखा रही है? कौन कौन से ज्योग्राफीज हैं जहाँ पर कि आप आने वाले समय में फोकस करेंगे? देखिए, डिमांड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आ रही है, डिमांड रूरल हाउसिंग से आ रही है, और डिमांड अब पर्टिकुलरली अगर मैं एक दो स्टेट्स का नाम लूं तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। यहाँ सरकार ने भी इस पे खर्चा काफी चालू किया है और उसके कारण से वहां भी डिमांड में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और हमारा फोकस यही है कि वन, रूरल हाउसिंग है, जो रिटेल बिजनेस है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कैसे अपनी सीमेंट दे पाए, उसके लिए ही हमारी उसी हिसाब से मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं और हमें उसमें सफलता भी मिलती जा रही है। तो अब लग रहा है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अब स्टेट गवर्नमेंट को उनका जो भी पैसा फंड्स उनको वापस ट्रांसफर करने चाहिए थे वो चालू हो गया है, तो उसके कारण से लगता है कि आने वाले अब ये जो 5-6 महीने हैं इसके अंदर रूरल हाउसिंग में काफी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के तहत जो भी पैसा रिलीज करती है तो वो पैसा गांवों में पहुंचता है और उससे वापस फिर रूरल हाउसिंग में इंप्रूवमेंट आता है। और अदरवाइज भी आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमें अब कैपेक्स साइकिल में जाना है, इट मींस कैपेक्स बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना है। इसलिए सरकार काफी नई पॉलिसीज लाई भी है और उससे काफी अच्छा एक माहौल बन रहा हुआ लग रहा है। हाँ जी। बिल्कुल सर, अब हम 2 क्वार्टर तो अब निकाल चुके हैं FY22 के। अब बचे हुए जो 6 महीने हैं उसमें क्या कुछ प्लान है आपका, कुछ नए प्लान्स खोलने का और आगे कुछ कैपेक्स प्लान का? हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक तो ये है कि हमने जो मुरली इंडस्ट्रीज ली थी आईपीसी प्रोसेस में, वो उसका ट्रायल प्रोडक्शन चालू हो गया है और उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो दिसंबर तक चालू हो जाना चाहिए। तो एक तो उसका उससे कैपेसिटी एडिशन होगी, उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कैपेसिटी भी हमारी जो आज 33 मिलियन टन हो गई है वो 36 मिलियन टन हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जो हमने लास्ट क्वार्टर में अनाउंस किया था कि हम अपनी कैपेसिटी को 48.5 मिलियन टन तक ले जा रहे हैं, तो उसमें हमने ऑलरेडी काफी काम करने चालू कर दिए हैं और हमें लगता है कि हम इस पूरे साल में करीबन 3,000 करोड़ का कैपेक्स में मशीनरी इक्विपमेंट इन सब में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये धीरे धीरे 2 साल में खर्चा होके करीबन 10,000 करोड़ का खर्चा होगा। और इससे हम अपने मार्च 24 तक जो कैपेसिटी है उसको हम 48.5 मिलियन तक ले जाएंगे। तो हमें यही लग रहा है कि अब आने वाला समय अच्छा है, डिमांड अच्छी होगी, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा उसमें हम और ज्यादा अच्छे आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमें बताई आपने, अपडेट दिया। देखिए, कंपनी की आने वाले समय में 3,000 करोड़ के एक्सपेंशन की और प्लान की, कैपेक्स प्लान की यहाँ पर योजना है। महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल होगा मेरा। देखिए, सिनेरियो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिमांड सिनेरियो में भी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर है आपको लग रहा है आने वाले समय में जिससे कि कुछ एक हिट यहाँ? देखिए, जो रिस्क है वो थोड़ी बहुत फ्यूल प्राइसेस की है। तो आज, और वो रिस्क जो है वो खाली हमारी कंपनी में नहीं है, वो पूरे खाली सीमेंट सेक्टर में नहीं है, वो सभी सेक्टर्स में है और सभी
इंडिविजुअल्स के लिए भी है, कंपनीज के लिए भी है। तो मुझे लगता है उसके अलावा कोई ऐसी रिस्क नहीं है। एंड हम लोग सब यही भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि कोविड वाली सिचुएशन वापस नहीं आए। तो वो नहीं आती है तो ऐसी और कोई रिस्क नहीं है। हाँ जी। ओके ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और नतीजों पर डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और आने वाली तिमाही के लिए भी सर ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं भी मेरी तरफ से, मेरे मैनेजमेंट और हमारी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को और आपके व्यूअर्स को सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम अपना अब जो आचरण है, अपना व्यवहार है, वो ऐसा कैसे बना लें जिससे कि हम एक क्लीन क्लाइमेट बनाएं और आगे की जनरेशन के लिए एक अच्छा प्लेनेट उनको दे पाए। इसलिए जो दिवाली है वो भी एक क्लीन दिवाली हो और ये सबके लिए बहुत खुशहाली लाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको भी हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे डालमिया भारत के मैनेजमेंट हमारे साथ बात करते हुए कंपनी की एक एक चीज़ को और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को भी काफ़ी बारीकियों से इन्होंने हमारे सामने रखा। नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। स्टॉक देखिए 2% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए एक बार फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट सौरभ जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, डालमिया भारत के जो नंबर्स आए हैं, किस आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस जी डालमिया भारत के नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या राय देंगे इस कंपनी पर आप? पहली बात है मैडम, मैं डॉक्टर रवि सिंह को आपने कनेक्ट किया है, बट एनीवे इस समय अभी देखिए जिस तरीके से नंबर्स यहाँ पर शो हुए हैं, प्रॉफिट में कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फिडेंट है और 3,000 करोड़ का जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसका प्लान जिस तरीके से उन्होंने बताया है, और आगे अभी चूंकि ये क्लियर है कि रियल एस्टेट बिजनेस में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें इस एक अहम रोल होगा, तो इनकी साउथ से डिमांड काफी अच्छी है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। अभी के रिजल्ट थोड़े से निगेटिव जरूर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे शेयर अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2500 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले सालों में। तो ओवरऑल जो अगर नेक्स्ट क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट में कम से कम 10% की बढ़ोतरी यहाँ से और देखने को मिलेगी, और जो अभी यहाँ पर उनके में कॉस्ट का खर्चा है वो खर्चा काफी हद तक एडजस्ट होता हुआ निकल कर आएगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन अभी जो रिजल्ट इन्होंने शो किया है उसमें थोड़ा सा कमी जरूर देखने को मिल रही, लेकिन फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, इसलिए इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए। अप साइड में टारगेट करीब 2500 से 2600 तक का ईयर एंड तक देखने को मिलेगा। ओके जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा समझ में दिक्कत हो गई थी। रवि हमारे साथ जुड़े थे डालमिया भारत पर अपनी राय देते हुए, और ये देखिए उन्होंने यहाँ पर जो राय दी है वो यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, तो बने रहने की राय होगी। और जिस तरह से मैनेजमेंट ने भी बात किया, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी साउंड कर रहे थे, तो डालमिया भारत आगे के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी राय देने के लिए।